अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अस्थमा को। अस्थमा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम अस्थमा को फुली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये पीट्स और मेडिसिन दोनों में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अस्थमा क्या है, अस्थमा की काजेज़ क्या है, ठीक है, इसके एग्जर्बेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ओके, एग्जर्बेटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले जो है इसके इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल एंड रिकरिंग होते हैं। रिवर्सिबल भी होते हैं और ये रिकरिंग होते हैं, और ये बात सिनेरियोस में भी यही बात बताई जाती है कि एक बंदे को रिवर्सिबली कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं। ठीक है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से एयरवे के। ठीक है, और ये क्या होता है, इजीली ट्रिगर्ड होते हैं। ठीक है, इजीली ट्रिगर्ड ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ब्रोंकोस्पाज्म मींस कि जो ब्रोंकाई होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है, तो ये इजीली ट्रिगर्ड ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ओके गाइस, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ते हैं और ये क्यों होता है उसका हम काज पढ़ते हैं कि इसके काजेस क्या क्या होते हैं। तो इसके मेन काज क्या है, दो मेन काज है। पहला काज है जेनेटिक और दूसरा है इन्वायरमेंटल। जेनेटिक और दूसरा है इन्वायरमेंटल काज। इन्वायरमेंटल काज, जेनेटिक काज वो होता है मतलब फैमिली में अगर किसी को अस्थमा है, ये फैमिली हिस्ट्री हो और उसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें जेनेटिकली भी उसके मतलब अगर फादर को अगर है तो उसमें उसके बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री हो तो इसमें कहते हैं कि जेनेटिकल काज भी होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काज क्या है, इन्वायरमेंटल काज। इन्वायरमेंटल काज क्यों होते हैं, तो क्योंकि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन हो गया, एलर्जेंस हो गया, ओके, एलर्जेंस हो गया, तो इस वजह से ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ट्रिगर्स कुछ ख़ास मेडिकेशंस भी होते हैं, जिस तरह एस्पिरिन है और इसी तरह बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो इसके हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाते हैं। और ठीक है, उसके अलावा एक हाइपोथेसिस है जिसे कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस ये है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको अगर बचपन में अगर उसे कोई मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लीन रखा गया है बच्चे को, ठीक है, और एक्सपोज कम से कम हुआ है, ठीक है, एक्सपोजर डिक्रीज इन एक्सपोजर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, उस वक्त क्या हो जाएगा, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा। ठीक है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाते हैं उसके एयरवे। ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस है, वो क्या ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइजीन हाइपोथेसिस है। उसके अलावा एक और हाइपोथेसिस है जिसमें क्या है कि अगर बचपन में एक्सपोज हो जाए एंडोटॉक्सिन से, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से अगर बचपन में एक्सपोज हो जाए बच्चा, तो उस वक़्त भी वो कहा जाता है कि उसमें इस वजह से उसमें अस्थमा के चांस कम से कम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहा जाता है कि एटोपिक डिजीज़, ठीक है, और एटोपिक डिजीज़ कौन कौन से है, एक्जिमा राइनाइटिस और है फीवर। अगर ये किसी पेशेंट को एटोपिक डिजीज़ है तो उसमें भी इंक्रीज इन रिस्क हो जाता है। ठीक है, अस्थमा के रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एग्जर्बेशन कब कब होते हैं। एग्जर्बेशन ऑफ अस्थमा, एग्जर्बेशन उस वक्त होते हैं जब एलर्जिन एक्सपोज हो जाए। ठीक, एलर्जिन से एक्सपोज हो जाए। उसके अलावा मोल्ड से अगर एक्सपोज हो जाए, ठीक है, अगर इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर डस्ट से एक्सपोज हो जाए, और सिमिलरली एक्सरसाइज से, ये सारे क्या एग्जर्बेशन हो सकता है। अगर किसी अस्थमा पेशेंट को इन सब से एक्सपोज हो जाए तो फिर जो डिजीज़ है वो एग्जर्बेट कर सकता है।
सो ये सारे क्या एक्सरबेटिंग फैक्टर्स है। अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स से है रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ wheezing। ओके, wheezing हो, और उस एग्ज़ाम सिनेरियोस में भी यही आता है कि एक बंदा है या बच्चा है, ठीक है, मोस्टली, तो उनमें क्या है, एपिसोडिक वीज हो रहा है, ठीक है, हर वीक या हर मंथ या हर सीज़न, मिसाल के तौर मोस्टली स्प्रिंग सीज़न में उसमें क्या हो रहा है, एपिसोड वीजिंग आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें ब्रेथलेस, दूसरा मेन सिम्टम क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें क्या होता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कफ होते हैं, ठीक है, कफ ड्राई कफ भी होते हैं और कफ विथ स्पुटम भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है, नॉकटर्नल वेकिंग हो जाता है बच्चा, और रात को सोते वक्त अचानक उठ जाता है, ठीक है, उसकी ब्रेथलेसनेस की वजह से। तो ये एपिसोडिक वीजिंग और ये नॉकटर्नल वेकिंग, ठीक है। इसके अलावा जो साइंस जो हमें मिलेंगे वो क्या है, अस्कल्टेशन पे हमें मिलेंगे। अस्कल्टेशन पे हमें बायलेटरल रोंकाई मिल सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं मोस्टली, ठीक है, अस्थमा के पेशेंट में, ठीक है। तो ये क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा है। अगला हम जो बाकी जो इसके इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।